हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो सब लोग। आज अपन पढ़ेंगे विटामिन ई। अपन ने क्या क्या कर लिया था लास्ट क्लासेस में, हमने क्या क्या कर लिया था। हमने न्यूट्रिशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कर ली थी और अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कर लिए थे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने टोटल कंप्लीट हो चुके थे। देन फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का टर्न था। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अपने जो विटामिन्स का था, विटामिन ए कंप्लीट हो चुका था और विटामिन डी कंप्लीट हो चुका था, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। हाँ, विटामिन डी भी कंप्लीट हो चुका था। आज अपन विटामिन ई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन जो रिसेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो अभी करंट में राजस्थान में और इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले कोस पर विक्रम साराभाई जो अवार्ड है वो किसे मिला है। एक फीमेल है जिसको भारत में एक फीमेल है जिसको कोस पर विक्रम साराभाई अवार्ड मिला है और उसका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ठीक है। दूसरा अपना जो रामसर साइट है हमारे देश में, रामसर साइट की संख्या 101 हो चुकी है और जो 101वां जो रामसर साइट है वो है ग्लो लेक रामसर साइट जो अरुणाचल प्रदेश में है। 101वां रामसर साइट कौन सा है? ग्लो लेक रामसर साइट जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तीसरी चीज़, उदयपुर में सिकल सेल एनीमिया का सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनने जा रहा है। जैसे ये एक तरह का एनीमिया होता है, एक तरह का ब्लड की कमी होती है और इसमें जो आरबीसीज हैं उनकी सबकी शेप हंसियाकार शेप की हो जाती है। जैसे हमारे गांव में जो हंसिया होता है उसके आकार की से सारी आरबीसीज हो जाती हैं। तो इनमें क्या है, जैसे जैसे ही वो आरबीसीज अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं देन फिर एनीमिया हो जाता है और उसी को अपन फिर सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो इसको जो उदयपुर जो हमारी सिटी है उसको हमने सिकल सेल एनीमिया का सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस घोषित किया गया है। भारत में जो कोस पर विक्रम साराभाई अवार्ड है वो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को मिला है। फिर है ग्लो लेक जो है हमारी इंडिया में टोटल 101 रामसर साइट हो चुके हैं। तो जो 101वां जो रामसर साइट है हमारे इंडिया में वो है ग्लो लेक रामसर साइट जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर है चंदन वन परियोजना। हमारे जैसे ये परियोजना अभी 1 अगस्त 2026 से लागू की गई है। ये चंदन वन उगाए जाएंगे और उसमें क्या है कि जैसे अपना दक्षिण साइड का जो पोर्शन है एज लाइक जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और अपना सिरोही, ये सारा जो पोर्शन है वहाँ पे पहले चरण में चंदन वन उगाए जाएंगे। और इसकी स्टार्टिंग जो की है वो उदयपुर से की है। उदयपुर में कहाँ से? दूध तलाई क्षेत्र से, ठीक है। तो चंदन वन की स्टार्टिंग पूछेंगे। जैसे जो सीटी वाले स्टूडेंट्स हैं जो साइंस से पढ़ रहे होंगे इसमें साथ में, और जो वुमेन सुपरवाइजर वाली जो गर्ल्स हैं उनके भी आगे जैसे ये जो 2026 में जो एग्ज़ाम हुए हैं वुमेन सुपरवाइजर के, उनमें 2024 का करंट अफेयर पूछा है। तो जैसे वुमेन सुपरवाइजर वाली जो बच्चियां हैं वो भी अगर एक देख रही हैं तो अभी का करंट उनको अभी से तैयारी करना शुरू कर देना, बिकॉज 1.5 साल पहले का करंट पूछा है जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 2026 में जो एग्ज़ाम हुई थी वुमेन सुपरवाइजर की, उसमें 2024 का करंट अफेयर पूछा था। तो इसलिए चंदन वन परियोजना शुरू कब हुई है? 1 अगस्त 2026, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? उदयपुर से हुई है और उदयपुर के दूध तलाई क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज में कहाँ पे इसकी चंदन वन उगाए जाएंगे, तो उसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही ये पहले चरण में सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब है सेकंड चीज़ है कि साइबर सुरक्षा का एक अपन ने जैसे लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि एक मिशन शक्ति ऐप अपलोड किया है, एक मिशन शक्ति ऐप बनाया है और इसको बनाने वाला कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग। और उसमें जो 7 योजनाएं थी
जो 7 हेल्पलाइन नंबर्स थे वो उसमें कॉन्टेक्ट में उसमें थे। जैसे मान लो 181 महिला सुरक्षा वाला था, 19330 वाला जो साइबर सुरक्षा वाला था, 1098 वाला चाइल्ड वाला था, फिर 14416 वाला जो था वो मानसिक सुरक्षा था, टेलीमानस वाला था जिसमें ये अपना डिप्रेशन से बच्चों को निकालते हैं, तो वो सारा था। और अपना इसमें और भी थे 2-3 और थे उसमें, 155 वाला था वो मातृवंदना वाला था, 15515 वो मातृवंदना पोषण वाला था, और 1-2 और थे उसमें। तो ऐसे करके 7 उन योजनाओं को मिशन शक्ति ऐप में महिला एवं बाल विकास विभाग ने ऐड किया था। तो साइबर सुरक्षा का एक अलग भी अभियान चल रहा है। साइबर सुरक्षा का जो अलग लेवल पे जो अभियान चल रहा है, जो अपने इसके दैनिक भास्कर और जो एके फाइनेंस है, ये इन दोनों ने मिलके, एक तो दैनिक भास्कर ने और एक एके फाइनेंस ने मिलके और इसको संचालित किया है। तो जो साइबर सुरक्षा के लिए जो किया गया है ना, वो 20 जुलाई 2026 में किया गया था, जिसमें इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी ये साइबर अपराध के बढ़ते जो खतरे हैं उनको हर लोगों तक उसको पहुंचाना, लोगों तक उसकी पहुंच को बढ़ाना, कि भाई उन लोगों में जागरूकता बढ़े कि साइबर अपराध होते हैं, ये होता है, तो उस चीज़ को लेके। और इसमें जैसे है ना, इसको पुरस्कार दिया गया है, जो राजस्थान ग्रामीण बैंक है उसको पुरस्कार मिला है, साइबर सुरक्षा पुरस्कार मिला है राजस्थान ग्रामीण बैंक को। तो साइबर सुरक्षा का अपन दोबारा देखें तो कि 20 जुलाई 2026 में तो इसको शुरू किया गया था। शुरू किया किसने था कि अपना दैनिक भास्कर और एके फाइनेंस ने। और इसका उद्देश्य क्या है मेनली कि भाई जो भी साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं दिन दिन, तो उसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है, कोई भी योजना के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू। और दूसरा फिर इसमें जिसको पुरस्कार मिला है वो राजस्थान गवर्नमेंट जो बैंक है, राजस्थान ग्रामीण बैंक है, उसको पुरस्कार मिला है साइबर सुरक्षा के लिए। फिर है कि वंदे गंगा जल अभियान, ये तो आपको जैसे पता ही है, जब ये वंदे गंगा जल अभियान जब 1.0 था पिछली साल, तब इसके खूब हर एग्ज़ाम में, चाहे वो अपना LDC हो, चाहे अपना SI वाला एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में लगभग रीट वाली एग्ज़ाम्स, हर एग्ज़ाम्स में इसको लेके क्वेश्चन आया था। जब ये वंदे गंगा 1.0 आया था तो उस टाइम इसको लेके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। जैसे पद्म पुरस्कार को लेके नहीं आता है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, तो वैसे ही वंदे गंगा जल अभियान को लेके भी हर एग्जाम्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। तो अभी जो स्टार्ट हुआ है इसमें 2026 में जो वंदे गंगा जल अभियान स्टार्ट हुआ है, तो वो कब हुआ है? शुरू हुआ है जयपुर से, और हुआ कब है? 25 मई को। 25 मई को शुरू होके ये 5 जून को ख़त्म हुआ है। 20 दिन का हो गया टोटल, 20 दिन नहीं, 25 मई 10 दिन। तो 25 मई से शुरू हुआ है और 5 जून को ख़त्म हुआ है। और शुरू कहाँ से हुआ है? अपना बिसलपुर बांध जो है, पहले वाला अपना जो था ये जमवारामगढ़ से शुरू था शायद, जो पिछली बार 1.0 था। जो अभी वाला है उसका आप ध्यान रखना, जो 2.0 है, वंदे गंगा 2.0 है, वो बिसलपुर बांध टोंक से शुरू हुआ है और गंगा दशहरा के अवसर पे शुरू हुआ है। 25 मई को गंगा दशहरा था, उस मौके पे शुरू हुआ है। और बिसलपुर बांध टोंक से शुरू हुआ है, बनास नदी पे जो बांध है उस पे। और इसका ख़त्म कहाँ पे हुआ है? 5 जून को ख़त्म हुआ है और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में ख़त्म हुआ है। समझ गए? तो वंदे गंगा जल अभियान जो है इसको सीरियसली याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। जैसे पद्म श्री, पद्म विभूषण को लेके क्वेश्चन आता है, वैसे ही वंदे गंगा जल अभियान को लेके भी क्वेश्चन आना ही आना है। तो जैसे इसकी शुरुआत की डेट कौन सी है? 25 मई 2026। इसके समापन की डेट कौन सी है? 5 जून 2026। फिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है? बिसलपुर बांध टोंक बनास नदी पे जो है, और गंगा दशहरा के अवसर पे शुरू हुआ है। और इसका समापन कब हुआ है? बूढ़ा पुष्कर अजमेर में समापन हुआ है। और 5 जून को जब पर्यावरण दिवस आता है ना, विश्व पर्यावरण दिवस आता है 5 जून को, उस वक्त इसका समापन हुआ है। मेन इसका उद्देश्य क्या है ज़्यादा, कि भाई जितने भी हमारे जल स्रोत हैं, हमारे जितने भी अपना नदी नाले जितने भी हैं, उनकी सफाई करना मेन मकसद है। कि सब मिलके, और जितने भी हमारे जल स्रोत हैं, बारिश से पहले जितने भी जल स्रोत हैं उनकी सफाई करो, ताकि पानी, साफ पानी आ पाए। ठीक है? तो मेन उद्देश्य उसका वही है कि जो जल संकट से बचाने के लिए, और जो अपने पारंपरिक जो जल स्रोत हैं उनको साफ करने में जन भागीदारी बढ़ाना, उनको पुनर्जीवित करना। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, इसमें पहले स्थान पे जयपुर आया है। ठीक है?
जो वंदे गंगा जल अभियान है ना, इसमें जयपुर पहले नंबर पे आया है। वैसे तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में होता ही है, लेकिन फिर भी जयपुर इसमें पहले नंबर पे आया है। तो इसको थोड़ा सीरियसली होके पढ़ना। गंगा दशहरा पे ये शुरू हुआ है, 25 मई को शुरू हुआ है। बिसलपुर बांध बनास नदी टोंक से शुरू हुआ है, और ये पर्यावरण दिवस पे 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस पे बुड्ढा पुष्कर अजमेर में हुआ है, और इसका समापन हुआ है। प्रथम पहले स्थान पे जयपुर आया है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जल संकट से बचाने के लिए पारंपरिक जो जल स्रोत हैं उनको साफ करने में जन भागीदारी बढ़ाना और उनको पुनर्जीवित करना। समझ गए? ताकि उसका जैसे ही बारिश से पहले जो साफ हो जाएंगे सारे, तो जब भी बारिश होएगी तो पानी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। फिर है उमंग अभियान। उमंग अभियान अपनी पुलिस का शुरू किया हुआ है। 1 जून 2026 से शुरू हुआ है और 30 जून तक चला है। जो उमंग अभियान है ये बच्चों का है और 1 जून से 30 जून तक चला है, 2026 तक। और ये राजस्थान पुलिस ने चलाया है और बच्चों के लिए चलाया है। जो वो बच्चे नहीं होते हैं जो बंधुआ मजदूर होते हैं, बाल मजदूर होते हैं, जो बाल श्रम करवाते हैं, अलग अलग जो अपना कंपनियों में काम करवाते हैं, दुकानों पे काम करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, तो उनको वापस से पढ़ाई की ओर अग्रसर करने के लिए। और जो बाल तस्करी होती है, जो ये विदेशों में बच्चों को किडनैप करके और विदेशों में भेजते हैं, तो उसको रोकने के लिए, और जो बंधुआ मजदूर है, बाल श्रम है, उसको हटाने के लिए। और इसकी थीम क्या थी? इस जो उमंग अभियान था, इसकी थीम क्या थी? हर बच्चा सुरक्षित और हर बच्चा शिक्षित। वे जितने भी बच्चे हैं जो बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं, तो उनको सबको सुरक्षित करना और उनको शिक्षित करना। ठीक है। तो जैसे उमंग अभियान का क्या है? सबसे पहली चीज़ राजस्थान पुलिस ने शुरू किया है। सेकंड चीज़ 1 जून से 30 जून 2026 तक चला है ये। तीसरी चीज़ कि इसकी थीम क्या है? हर बच्चा सुरक्षित, हर बच्चा शिक्षित। कि बच्चों को सुरक्षित करो और हर बच्चे को शिक्षा दो, हर बच्चे को शिक्षित करो, ताकि उसमें पता रहे कि उसको अपने राइट्स का पता हो कि उसके क्या राइट्स हैं, वो बोलना सीखे, वो बताना सीखे। अगर उसको शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो उसको अपने राइट्स कैसे पता होंगे? और राइट्स नहीं पता होंगे तो आगे चल के वो अपने राइट्स के अगेंस्ट लड़ाई कैसे करेगा किसी से भी? तो इसलिए सबको शिक्षा देना, सब बच्चों को शिक्षित करना और सब बच्चों को सुरक्षा करना कि कोई भी बंधुआ मजदूर बना के बच्चों का यूज ना करे। ठीक है। तो ये अपना जो रिसेंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको लेके था। जो कॉमनवेल्थ के गेम्स वगैरह हैं उन पे क्वेश्चन भी बहुत आता है, और इनका आपको याद रखना है कि इसमें कितने गोल्ड हैं, 13 वगैरह हैं, जो अपना सिल्वर ब्रॉन्ज वगैरह हैं जितने भी। और गोल्ड वाले जो बच्चे हैं, जैसे मीराबाई चानू वगैरह है, अपना अरुंधति चौधरी है कोटा वाली, और जो हरियाणा के 3-4 बॉक्सर हैं जिनमें 4 वुमन हैं और 2-3 बॉयज हैं, तो उनका सबका प्रॉपर ध्यान रखना। उन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में उन पे क्वेश्चन आएगा जो कॉमनवेल्थ अभी हुआ है उसका। और एक और चीज़ कि जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो अपने इंडिया में ही होंगे। ये चीज़ डिक्लेयर हो चुकी है कि नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो हमारे इंडिया में होगा, ये चीज़ फाइनल हो चुकी है। ठीक है। तो ये चीज़ें तो थी हमारे रिसेंट की, जो हमारे देश में, हमारे राजस्थान में अभी रिसेंट में चल रही है। अब अपन डिस्कस करेंगे अपना जो मेन टॉपिक है, जिसको लेके हम बना रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो विटामिन डी तक अपन कंप्लीट कर चुके थे, और अब आज अपना नंबर है विटामिन ई का। सरफेस लेवल पे अगर बोलूँ तो विटामिन ए जो होता है वो, जैसे आप लोगों को सभी को ही पता होगा, ऑलमोस्ट लगभग सभी, ये चीज़ सभी ऑलमोस्ट लगभग सब जानते हैं कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। ये क्या करता है? इसको ब्यूटी विटामिन तो बोलते हैं, ये चीज़ सबको पता है, बट इसका काम क्या है जिसकी वजह से इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है? तो विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? हमारी स्किन जो होती है, हमारी स्किन की सेल्स को ग्रोथ देती हैं। तो जैसे ही हमारी स्किन की सेल्स को ग्रोथ मिलेगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक हमारी स्किन में ग्लो आएगा। समझ गए? क्योंकि
हमारी जो स्किन है वो कब डल पड़ जाती है, कब डल हो जाती है, तो हमारी स्किन जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है और सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे हमारी स्किन वीक पड़ने लग जाती है। उसके बाद में तब भी अगर अपन ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे झाइयाँ आना, मुरझाना, ये सब हो जाता है, क्योंकि उनको सेल्स को, जो स्किन में जो सेल्स हैं नीचे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही अपन विटामिन ई लेते हैं तो वो सेल्स को ग्रोथ करवाता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सेल्स को ग्रोथ करवाता है, जिसकी वजह से फिर इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। इससे स्किन में ग्लो आता है। तो बेसिकली ऐसे नहीं है कि ये कोई जादू है कि कोई जादू हो गया और उससे स्किन में ग्लो आ गया, नहीं, ये हमारी सेल्स को ग्रोथ देता है और उसकी वजह से हमारी सेल्स में ग्लो आता है, जिसकी वजह से, और विटामिन ए का एक और कार्य है जो लीवर को डिटॉक्स करता है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में ग्लो आता है। क्योंकि विटामिन ए लीवर को भी, आगे जैसे अपन इसका कार्य डिस्कस करेंगे ना, तब आएगा कि इसके कार्य क्या क्या हैं, तो उनमें फिर आएगा कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। समझ गए? तो सबसे पहला कि इसको एक ब्यूटी विटामिन कहते हैं, जो ऑलमोस्ट आप सब जानते हो। सेकेंड चीज़, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्यों कहते हैं? जब बेबी नहीं हो रहा होता है तो बेबी लगने की जो मेडिसिन दी जाती हैं तो साथ में विटामिन ई भी दिया जाता है। समझ गए? स्टेरिलिटी होता है बंध्यता, तो एंटी स्टेरिलिटी मतलब बंध्यता रोकने वाला, बंध्यता रोधी। तो इसको इसलिए बोलते हैं कि जब बेबी लगने की मेडिसिन देते हैं तो साथ में विटामिन ई भी साथ में दिया जाता है, इसलिए इसको बंध्यता रोधी कहते हैं। और इसको दिया क्यों जाता है, विटामिन ई को दिया क्यों जाता है बेबी लगने के लिए? क्योंकि ये सेक्सुअल हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो उस वजह से जब हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो विटामिन ई उसको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, तो उसकी वजह से उसमें बेबी लगने में चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से विटामिन ई को दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ई को अपन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। फिर इसका जो रासायनिक नाम है वो बीटा टोकोफेरोल है। जो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है बीटा टोकोफेरोल। फिर है विटामिन ई के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो विटामिन ई का पहला टाइप है टोकोफेरोल और जो सेकंड टाइप है वो टोकिट्रिनोल है, जिनमें सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा काम करता है या सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है वो टोकोफेरोल होता है। समझ गए? विटामिन ई के जो 2 टाइप्स होते हैं उनमें टोकोफेरोल जो होता है, टोकिट्रिनोल इतना एक्टिव नहीं होता है, क्रियाशील नहीं होता है, बट जो टोकोफेरोल होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। और टोकोफेरोल के भी 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। समझ गए? जो विटामिन ई है वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा ग्रो करेगा और जो बेसिक मीडियम है उसमें ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये सरफेस लेवल पे विटामिन ई का हो गया। जनरली अपन जैसे अगर सोर्स का बात करें तो बादाम हो गई, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, और अपना एग्स में भी होता ही है, थोड़ा थोड़ा तो लगभग सभी में ही होता है, थोड़ा थोड़ा तो ऑलमोस्ट हर चीज़ों में ही होता है, दालों में भी, फ्रूट्स में भी, अपना जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा तो विटामिन ई होता ही है। लेकिन मेनली ज़्यादा होता है अपना बादाम और अपना ये सोयाबीन, इनमें ज़्यादा होता है, बाकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये सब में होता है। फिर है इसका कार्य क्या है? तो पहला कार्य विटामिन ई का है, विटामिन ए और कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से, ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकता है। एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करता है। ये करता क्या है, इसका काम क्या करता है? आंतों में जाके और विटामिन ए और कैरोटीन को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो जब ये ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा तो आंतों में विटामिन ए और कैरोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। समझ गए? कि जैसे ही ये ऑक्सीकरण होने से बचाएगा तो विटामिन ए और कैरोटीन बच जाएंगे, वो नष्ट होने से बच जाएंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और विटामिन ए का जैसे अपन ने कल परसों जब भी अपन ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन का काम भी करता है। ये एक तरह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, आंतों की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है और लंग्स की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है। समझ गए? तो उस वजह से जब ये इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमारी विटामिन ए बढ़ेगा, और विटामिन ए बढ़ेगा तो आईसाइट इम्प्रूव होंगी, प्लस हमारी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी, और जैसे आंतों की भी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी, लंग्स की भी डेवलप होगी। समझ गए? फिर है कि भाई
अपना जो इसके दूसरा कार्य जो है वो है आरबीसी के निर्माण में। जैसे कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनमें खून की कमी होती है, तो खून की कमी की मेडिसिन तो देते ही हैं, खून बढ़ाने वाली टैबलेट्स तो देते ही हैं, साथ में विटामिन ई देते हैं। ये विटामिन ई क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशंस में हेल्प करता है, और जो जो दिन पर दिन जल्दी टूटती हैं आरबीसी, जैसे जिनकी खून की कमी होती है, तो उनमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आरबीसी का नॉर्मल टाइम होता है 120 डेज का, जो नॉर्मल होता है, बट वो उससे पहले ही टूटने लग जाती हैं ऑक्सीडाइज होके। तो विटामिन ई क्या करता है, उनको टूटने से बचाता है, तो एक तरह से हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करेगा। फिर है सेल्स की ग्रोथ में। तो जैसे अपन ने जब इनिशियल स्टेज में जब अपन विटामिन ई को डिस्कस कर ही रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये सेल्स की ग्रोथ करता है, इसी वजह से इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, बिकॉज ये स्किन के नीचे जो सेल्स होती हैं उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। समझ गए? तो सेल्स की ग्रोथ करने में भी हेल्प होती है इसकी। फिर है अपना इनफर्टिलिटी में हेल्प करता है, इनफर्टिलिटी को रोकता है और उसको फर्टिलिटी में सहायक होता है कि भाई जितने भी सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करता है। तो उस वजह से जब भी बेबी लगने की मेडिसिन दी जाती है तो साथ में ये देते हैं। फिर है कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन ई हेल्प करता है। समझ गए? जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है, और सबसे मेन मानूँ तो हीम प्रोटीन में ये हेल्प करता है ज़्यादा। तो अगर प्रोटीन में भी अगर अपन किसी की बात करें तो हीम प्रोटीन के ग्रोथ में ये हेल्प करता है। समझ गए? लीवर को डिटॉक्सिफाई करता ही करता है, फैटी लीवर में हेल्प करता है। जब भी फैटी लीवर हो जाता है या लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है या जॉन्डिस हो जाता है, तो आपने तो डॉक्टर हमेशा विटामिन ई अदर मेडिसिन के साथ में विटामिन ई रिकमेंड करता ही करता है। समझ गए? तो उसमें हेल्प करेगा। फिर अपना जो विटामिन डी है, विटामिन डी अगर जैसे अपन कितना भी धूप में बैठो, लेकिन अगर अपनी बॉडी में विटामिन ई नहीं है तो कभी भी बॉडी विटामिन डी बना ही नहीं पाएगी। समझ गए? तो उसको उसको कोलेस्ट्रॉल को अपने लेवल पे रखने के लिए कि वो बढ़े नहीं, उसमें भी विटामिन ई हेल्प करता है। और जो विटामिन डी की प्रेजेंस है उसमें भी ये हेल्प करता है कि अगर अपन जितना भी आउटसाइड से विटामिन वो ले लो, डी ले लो, लेकिन अगर अपन विटामिन ई साथ में नहीं ले रहे हैं ना, तो वो जो विटामिन डी अपना लिया हुआ है वो पूरा टोटली कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि जब तक विटामिन ई नहीं होगा, विटामिन बॉडी है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। समझ के? अब है कि उसकी कमी, जैसे विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो विटामिन ई की कमी से इफ़ेक्ट क्या आता है, तो इफ़ेक्ट सबसे पहला तो क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होएगी। जिस भी उसमें विटामिन ई की कमी होगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेबी वगैरह करने में उन सब में प्रॉब्लम होएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। समझ गए? चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही केस में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकंड कि नेक्रोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा। नेक्रोसिस ऑफ लीवर क्यों हो जाएगा? क्योंकि विटामिन ई क्या कर रहा था, लीवर को डिटॉक्सिफाई कर रहा था, और लीवर को अगर विटामिन ई नहीं हुआ तो लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, फैटी लीवर होने लग जाएगा, और धीरे धीरे वो फैटी लीवर अगर अपन उसको अवॉइड करेंगे तो धीरे धीरे वही फैटी लीवर धीरे धीरे असाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 4th ग्रेड फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, असाइटिस, पानी पेट में, पूरे पेट में पानी भर जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है इरिथ्रोसाइट हिमोलाइसिस होने लग जाएगी। इरिथ्रोसाइट इन द सेंस कि इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी और हिमोलाइसिस मतलब डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी। तो अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो सारी आरबीसी टूटने लग जाएंगी, और उनमें धीरे धीरे उनमें आरबीसी का बोन मेरो में फॉर्मेशन होना भी बंद हो जाएगा। समझ गए कि भाई जो बन रखी हैं, जो आरबीसी बन रखी हैं पहले से, वो तो धीरे धीरे बनना बंद हो जाएंगी, वो तो धीरे धीरे टूट जाएंगी, और जो बोन मेरो जो आरबीसी बनाता है वो बना नहीं पाएगा, उसमें कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। समझ गए? फिर है मसल्स में ऐंठन हो जाएगी। मसल्स में ऐंठन का देखो, जो प्राइमरी लेवल पे अगर अपन देखें मसल्स ऐंठन को, तो उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये और फॉस्फोरस,
मसल्स ऐंठन में सबसे प्राइमरी लेवल पे मैग्नीशियम आता है, देन फिर कैल्शियम आता है, और उसके बाद में फॉस्फोरस और पोटेशियम आता है। पोटेशियम का लास्ट में आता है, उतना बड़ा रोल प्ले करता भी नहीं है पोटेशियम, लेकिन हाँ अगर उसकी कमी होती है तो होता है, उसका मसल्स में ऐंठन होएगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है पोटेशियम की कमी की वजह से भी। तो लेकिन विटामिन ई भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है कि कैल्शियम बनने में, बिकॉज अपन ने जैसे डिस्कस किया था कि विटामिन डी की जो रेंज है उसको नॉर्मल रखने में विटामिन ई का रोल है, कि अगर विटामिन ई बॉडी में अगर पहले से नहीं होगा तो विटामिन डी अपन कितना भी ले लो वो काम नहीं करेगा। तो अगर विटामिन डी नहीं बनेगा तो कैल्शियम कैसे बनेगा, क्योंकि विटामिन डी तो बना रहा है ना कैल्शियम को, तो विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं बनेगा, और कैल्शियम फॉर्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि अपना जो होगा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसमें प्रॉब्लम आएगी, मसल्स में इशू रहेगा, ऐंठन होएगी। समझ गए? तो विटामिन ई वहाँ भी रोल प्ले करता है। और जनरली जितने भी फैट्स होते हैं, चाहे गाय का घी हो गया उसमें भी विटामिन ई अच्छा होता है, वनस्पति तेलों में भी विटामिन ई अच्छा होता है, और अपना बादाम में भी अच्छा होता है, सोयाबीन में भी अच्छा होता है, एग्स में भी ठीक ठाक क्वांटिटी रहती है, सूरजमुखी में भी, ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट ड्राई फ्रूट्स में सब में विटामिन ई होता ही होता है, जैसे बादाम हो गया, अंजीर हो गया, किशमिश हो गई। तो जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं ना जो अपन भिगो के खाते हैं उनमें ऑलमोस्ट सब में विटामिन ई होता ही है। समझ गए? तो एक तरह से आज अपना विटामिन ई कंप्लीट हो चुका है। अब अपन ने क्या है एक रूल बनाया है कि शुरू के जो 15 से 20 मिनट है वो अपन देंगे जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उनको, और उसके बाद में जो आगे के 15 से 20 मिनट है उनको अपन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो धीरे धीरे आपका वो भी हो जाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीईटी वगैरह की क्लास सीईटी वगैरह स्टूडेंट्स हैं वो क्लास देख रहे हैं उसके लिए, वो बाकी कुछ हैं जो वुमेन सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके पर्पज से देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो स्कूलिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अलग तरीके से देख रहे होंगे। बट करंट अफेयर तो कहीं ना कहीं सभी के लिए ज़रूरी है, अपने राजस्थान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, और स्पेशली जो कॉमनवेल्थ वाला है वो टॉपिक ऐसा है कि जो क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा, उसको अपन अवॉइड कर ही नहीं सकते। समझ गए? तो बॉक्सिंग में मैक्सिमम तो हरियाणा से ही हैं, जितने भी बॉक्सर हैं वो सारे हरियाणा से ही हैं, बॉक्सिंग में ही अपन ने ज़्यादा गोल्ड लिए हैं, तो बॉक्सर अधिकतर हरियाणा के ही हैं। लेकिन अपने राजस्थान में अरुंधति चौधरी है कोटा की, वो गोल्ड लेके आई है, और टोटल मेरे हिसाब से 13 के लमसम गोल्ड है अपने राजस्थान के पास में। सबसे ज़्यादा गोल्ड तो ऑस्ट्रेलिया लेके आया है, ऑस्ट्रेलिया को 17 गोल्ड मिले हैं, और सबसे टॉप पे भी ऑस्ट्रेलिया ही रहा है। लेकिन अपना जो भारत है वो सेकंड नंबर पे रहा है और वो 13 गोल्ड लेके आया है। बाकी ब्रॉन्ज अपने पास नहीं है, बाकी बचे हुए अपने पास में 7 के लमसम 7 या 8 के लमसम रजत है, और बाकी ब्रॉन्ज अपने पास नहीं है। ठीक है? तो अपन थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अपन जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उसको भी कवर करेंगे, और जो वुमेन सुपरवाइजर वाला टॉपिक है या सीईटी में जो साइंस का टॉपिक है या जो चिल्ड्रंस का जो है, स्टूडेंट्स जो है 11th-12th वाले, वो अगर उस पर्पज से देख रहे हैं तो उनका भी अपन धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो वो 10 मिनट छोड़ के 15 मिनट छोड़ के उसके बाद देखना, अगर वो करंट अफेयर को नहीं करना चाहता है तो। ठीक है? और अगर वो करंट अफेयर को देखना चाहता है तो वो देख लेगा, अगर उसको केवल ओनली क्लास लेनी है तो फिर वो 10-15 मिनट बाद में देख उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है? ओके बच्चों, कल अपन पढ़ेंगे विटामिन के, और बाद में अपन शुरू कर देंगे बी भी शुरू कर देंगे। ठीक है? कोशिश है कल तो नहीं, कल क्लास नहीं होगी, मंगलवार को क्लास होगी। ठीक है? कल क्लास नहीं होगी अपनी। तो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन विटामिन के करेंगे। विटामिन के कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, 5 से 10 मिनट में कवर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके 2-3 टाइप्स है, वो सारा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो। तो अपन विटामिन के को कंप्लीट करेंगे, और पॉसिबल हुआ तो विटामिन बी को अपन शुरू कर देंगे। विटामिन बी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये 2 दिन लेगा आराम से, दो क्लासेस लेगा आराम से। विटामिन जो बी है वो बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अपन विटामिन के करेंगे, और विटामिन बी शायद अपन शुरुआत कर दें, विटामिन सी अपन बाद में करेंगे, पहले बी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ओके बच्चों, अगर कुछ भी हो कमेंट वगैरह में कमेंट कर देना, अगर कोई भी क्वेरी हो कुछ भी हो तो कमेंट में लिख देना। ठीक है? ओके बच्चों।
बाय बाय।